नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के और उसकी तैयारी को लेकर के। तो आप यदि जेटेट में 1 से 5 के शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और उसमें परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर दिए हुए सारे प्रश्नों को एक बार हल कर लेना होगा। तो आपको हम बताते चले, यदि जेटेट में आप 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर JCERT टेक्स्ट बुक के सारे नोट्स और PDF को देखना कभी भी नहीं भूलेंगे। अभी आपका एडमिशन यहाँ पे चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में 100 कैंडिडेट का एडमिशन होगा। उसके बाद जो है यहाँ राशि 1000 रुपये कर दी जाएगी। तो आप अभी अभी ऑफर में जुड़े, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। आप सभी अगर 101% स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। हैंड रिटन नोट्स जो कि आपको यहाँ पर सारे राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है उसके हल प्रश्न पत्र के साथ साथ यहाँ पर JCERT जो जैक की किताब है उसके मॉडल पर आधारित सारे प्रश्नों का हल करवाया जा रहा है। तो आप सभी यहाँ से जुड़ करके सारे नोट्स और PDF एक बार देखिए। आपको बता देते हैं, यदि आपको जब भी वीडियो मिले, कभी भी मिले, तो आप यदि क्लास नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए हैं, तो अंतिम समय भी बचा हुआ रहेगा। तो आप यहाँ से 10 दिन का 5 दिन का समय बहुत ही काफ़ी है, क्योंकि JCERT टेक्स्ट बुक से जो बने हुए नोट्स होते हैं उसमें प्रश्नों की संख्या देखिए बहुत ही कम है और उससे भिड़ने की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी तक आप 2013 या 2016 किसी भी जेटेट को देखिएगा तो सब प्रश्न किताब से थे, लेकिन लोग को किताब से पढ़ते नहीं है, सिर्फ बाजारू किताब को देखते हैं। बाजारू किताब से देखिए आपका कुछ भी होने जाने वाला नहीं है और बाहर का जो टेक्स्ट बुक है उससे भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ JCERT का नोट्स यहाँ पे मिल रहा है। आप इसको खरीद करके एक बार परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा। सिर्फ 499 रुपये में आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ये JSSC में अभी तक 5 बार पूछा गया प्रश्न है। वृत्त का परिमाप ये जो है क्षेत्रमिति के अंतर्गत है और क्षेत्रमिति से आपका एक प्रश्न 100% रहेगा आपके एग्जाम। एक प्रश्न नहीं, कह लीजिए 2 से 3 प्रश्न आपका यहाँ पर एग्जाम में पूछ दिया जाता है क्षेत्रमिति से। ठीक है, आप इसको जरूर बना लीजिएगा। बहुत ही ईजी होते हैं लेकिन छोड़ के आना पड़ता है। किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला को याद कीजिए। वृत्त का परिमाप या उसी को हम लोग कहते हैं परिधि, क्या होता है 2πr, और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना होता है πr²। ठीक है, तो ये दोनों जो फॉर्मूला याद रहेगा तो आप बना लीजिएगा। अब देखिए इससे पूछा है कि अनुपात, तो वृत्त का परिमाप यहाँ पर क्या लिखेंगे, वृत्त का परिमाप उसी को परिधि भी कहते हैं, याद रखिएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल ये लिख लेना है आपको। अब वृत्त का परिमाप या परिधि बराबर होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है देखिए πr²। ठीक है, अब देखिए पाई आपका क्या हो गया, कट गया। अब देखेंगे आप यहाँ पर बच गया मेरे पास 2r बराबर r²। तो देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे 2r, तो 2 गुने r और बट्टा r² को हम क्या लिख सकते हैं, r गुने r लिख सकते हैं। एक r और कट गया, यानी बच गया 2/r, या इसी को लिखेंगे 2:r। अब जिस तरह का आपका वहाँ पर आंसर होगा देख लीजिएगा, तो इसी तरह से आपका आंसर होगा 2:r। यहाँ पर मिल गया, इससे मिल गया, सी में मिल गया, तो सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पर बाकी बना हुआ है कि वीडियो से आपको देख करके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वीडियो से आपको देख करके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला देखिएगा। समांतर श्रेणी 6, 13, 20, 216 का मध्य पद है। ठीक है, मध्य पद का एक प्रश्न आता है, इसका बहुत ही जो है ट्रिकी आपको बनाना पड़ेगा। तो समांतर श्रेणी में मध्य पद बराबर होता है, देखिए ये हो गया आपका क्या चीज, प्रथम पद हो गया, इसको प्रथम पद कहते हैं। और लास्ट में दिया हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। तो मध्य पद बराबर जब भी निकालना हो आपको तो आप क्या कीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है प्रथम पद ना, क्या कीजिएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर दिएगा। प्रथम पद कितना है आपका 6 है, अंतिम पद कितना है 216 है, और बट्टा 2 कर दीजिएगा। 216 में 6 जोड़िएगा तो कितना होगा 222, बट्टा 2 कर दीजिएगा। 2 से 111 बार में कट गया, यानी मध्य पद इसका कितना हो गया 111। 111 किस में ऑप्शन है, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नोट्स नीचे बने हुए हैं, सभी कोई देख लीजिएगा। अगला है 4, 6, 8 का 20वां पद क्या होगा, पूछा है आपको 20वां पद, यानी ए दिया हुआ है आपको कितना 4 दिया हुआ है, और डी इसका जब आप निकालें तो कैसे करते हैं, दूसर का ये पहला दूसरा तीसरा हुआ, तो दूसरा में से पहला घटाइएगा तो 6 में से 4 2, तीसरा में से दूसरा घटाइएगा तो 8 में से 6 2, तो डी हो गया। 20वां पद पूछ रहा है, यानी एन का मान कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। ठीक है, 20वां पद क्या होगा, एन का मान 20 दिया हुआ है। तो आपको पता है ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए के जगह पर 20 है, ए के जगह पर 20, तो ए 20 जब आपको निकालना होगा तो इसका सूत्र हो जाएगा ए प्लस 19d। ठीक है, जब 20वां पद निकालना होगा तभी पूछ दे तो ए 20 का मान कितना हो जाएगा,
a+19d। अब बोलिएगा कैसे हो रहा है, तो an का फॉर्मूला देखिए होता है a+n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर 20 है तो n के जगह पर कितना रखिएगा 20-1 इंटू डी, तो 19d होगा ना, तो उसी को a+19d हम लोग कहते हैं। ठीक है, और 21वां पद निकालना होगा तो क्या होगा a+20d होगा। क्या होगा a+20d। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो 20वां पद यानी a20 बराबर हो गया कितना a+19d हो गया, a+19d। a का मान कितना है आपके पास, देखिए 4 है, गुने 19 कीजिएगा। डी का मान कितना निकला, तो 6 में से 4 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2, यानी 2 निकल रहा है। तो यहाँ पर 4 प्लस कितना हो गया 19 गुने 2 हो गया, तो 4 प्लस 19 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा 38 आ जाएगा। 38 और 4 कितना होता है 42 होता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जेटेट 1 से 5 का आप तैयारी करना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ आपको पूरा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। वो भी यहाँ पर जितने प्रश्न जेटेट में अब तक विभिन्न राज्यों में आए हुए हैं उसके प्रश्न पत्रों को हम करवा रहे हैं, और साथ में आपको JCERT टेक्स्ट बुक जो जैक की किताब है उससे पूरा नोट्स और PDF बनाया हुआ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। आप यहाँ से लेकर के जुड़ सकते हैं। ये भी ऑफर सिर्फ 100 कैंडिडेट के लिए ही होगा, बाकी लोगों को फिर 999 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो आपको जेटेट के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर नोट्स हैंड रिटन बना हुआ है, जिसको एक बार आप देख के परीक्षा से पहले भी जाते हैं ना, तो यहाँ आपका स्कोर किसी भी तरह से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। विद्युत आवेश का मात्रक है, विद्युत आवेश का मात्रक है कूलम, एम्पियर, मीटर प्रति सेकेंड या हर्ट्ज। ठीक है, तो देखिए विद्युत आवेश जो चार्ज होता है उसका मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। कूलम्ब होता है, ये कहाँ से है, तो ये क्लास 10 का JCERT टेक्स्ट बुक से पूछ दिया गया है प्रश्न आपका। ठीक है, एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का, मीटर प्रति सेकंड किसका होता है, चाल का, और हर्ट्ज किसका होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा देखिए ये भी प्रश्न आपका जो है यहाँ पर आपको जो किताब है उसमें बना हुआ है आपको नोट्स में, तो यहाँ से भी एक प्रश्न भिड़ गया है। तो इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं आपके सभी जो है यहाँ पर लगभग 10th स्तर के प्रश्न आपको पेपर 3 में भिड़ रहा है, तो आप सभी जरूर देख लीजिएगा। कुछ कुछ प्रश्न हाई लेवल का है, लेकिन जो ये स्मृति पर आधारित है, जो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट की तरफ से बताया गया जिन्होंने परीक्षा दिया उसी के आधारित हमने आपको बना दिया है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, CaO, CaOH2, CaOCl2 या CH4 क्या होगा। ठीक है, CaO क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। CaOH2 क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। और CaOCl2 को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसी को हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण, और इसी को कहते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसी को कहा जाता है। और CH4 क्या होता है, मीथेन होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र अदम देखिएगा, तो ये भी क्लास 10 का केमिस्ट्री से पूछ दिया गया है आपका प्रश्न। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो यहाँ से आप नोट्स लेना एकदम नहीं भूलेंगे। अभी देखने के बाद आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, इस मोबाइल नंबर से तुरंत संपर्क करें, और यहाँ से पेपर 3 जो आपको 200 मार्क्स का है, जो सबसे ज़्यादा आपको मेरिट में काम करने वाला है, पेपर 3 में कभी भी चूकिएगा नहीं। और यहाँ से आपको हम देखते हैं कि 60% प्रश्न किसी भी प्रकार से भिड़ेगा। आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं तैयारी कीजिए, लेकिन यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ना एक बार नहीं भूलिएगा। जीभ का मुख्य कार्य है भोजन को लार से मिलाना, निगलने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना, सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा सभी। ये सभी जीभ का मुख्य कार्य है, मुख्य फंक्शन आपका है। अमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है, जो हमारा अमाशय है उसमें कौन सा रस जो है स्रावित होते रहता है, पेय रस, जठर रस, पीठर रस या कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जठर रस। ये देखिए कहाँ से है, तो ये क्लास 6 का प्रश्न का बना हुआ है, क्लास 6 से पूछा गया है आपका। और ये भी किस सेक्शन से है, तो बायोलॉजी सेक्शन से है। ठीक है, और ये नोट्स में जो आपको है हमने बना दिया था, और यहाँ से लोगों को भीड़े हैं, और बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं लोगों को अबर बार। इसलिए आप यहाँ से जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया है और अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, तो वो अभी भी समय है, आप जरूर देख लीजिए। बहुत ही कम प्रश्न बना हुआ है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न केवल चैप्टर वाइज बने हुए हैं, तो सभी को एक बार जरूर देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, लार्वा ग्रंथि या कोई नहीं, क्या होगा। ठीक है, तो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, यकृत ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और ये आपको JSSC में और पहले भी पूछा गया था, और देखिए आपके भी परीक्षा में यहाँ पर आया हुआ था। ये सभी किसका है, तो ये क्लास 7 का है। ठीक है, ये किसका है, क्लास 7 का है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग यहाँ पे।
C+O2 CO2 किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया? किस प्रकार की ये रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। देखिए C+O2 CO2 क्या है? यह एक संयोग हो रहा है, क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ करके एक नए पदार्थ यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो जिसमें दो यहाँ पर तत्व जो आपस में मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उस तरह की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये संयोजन अभिक्रिया में जाएगा और ये किसमें? क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रिया फर्स्ट चैप्टर का केमिस्ट्री का ही दे दिया गया है, ठीक है। तो यहीं से पूछा गया था, तो आप सभी इसी से तैयारी कीजिए। JCERT टेक्स्ट बुक से अभी बहुत समय है, अभी भी आपको यहाँ पर तैयारी करने के बाद बहुत ही अच्छा मेरिट आ सकता है। रोगियों के आँख, कान, नाक, गले इत्यादि की जांच में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? 1 नंबर 1001 बार आने वाला प्रश्न अभी तक के सभी परीक्षा में है, और आपके भी परीक्षा में यहाँ पर मेमोरी पर आधारित जैसा बताया गया यह प्रश्न आया हुआ था। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अवतल दर्पण के तरफ से क्या होता है, बहुत बड़ा जो होता है, कोई भी चीज़ जो होता है बहुत बड़ा दिखता है, तो अवतल दर्पण के द्वारा रोगियों के आँख, नाक, कान, गले इत्यादि का जाँच किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। देखिए बहुत है, रक्त के छानने की विधि को क्या कहते हैं? यूरिया, उत्सर्जन, अपोहन या आकर्षण क्या कहता है, ठीक है। रक्त छानने की विधि को यहाँ पर अपोहन कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था और ये नोट्स में बना हुआ था, और यहाँ से लोगों को भिड़े हैं जिन्होंने भी नोट्स लिया वो सभी यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रश्न स्कोरिंग करके आ रहे हैं। तो JCERT टेक्स्ट बुक से जितने लोग पढ़ के गए सभी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। आप भी परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें सुचालक पदार्थ है लकड़ी, प्लास्टिक, कागज या कोई लोहा, ठीक है। सुचालक पदार्थ किया है, तो ये देखिए सुचालक कौन होते हैं? जिनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है उसको हम लोग सुचालक के अंतर्गत रखते हैं। तो लकड़ी से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, प्लास्टिक में नहीं होता है, कागज में नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? लोहा होता है। लोहा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। प्राकृतिक पदार्थ में सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है? चांदी, सोना, हीरा या यहाँ पर कहिए ग्रेफाइट क्या है प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक कठोर पदार्थ? बहुत ही MBBI प्रश्न था, परीक्षा में जाने से पहले हमने बोला भी था यहाँ सभी अभ्यर्थियों को, और देखिए वही हुआ जो हमने बोला और वही हुआ जो JCERT से आया। तो इससे प्राकृतिक पदार्थों में अब तक का सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो क्या कहा जाता है? हीरा होता है, ठीक है। हीरा यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न है 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तो प्रतिरोध का संयोजन जो होता है एक श्रेणी क्रम में होता है और एक जो होता है यहाँ पर आपका समांतर क्रम में होता है, ठीक है। एक को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं, एक को श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो सभी को जोड़ देना रहता है, तो 2 ओम और 3 ओम को जोड़ लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। तो क्या होगा? 2 ओम और 3 ओम कितना होता है? 5 ओम होता है। तो इसका राइट आंसर 5 ओम होगा। तो देखिए न्यूमेरिकल भी कुछ कुछ पूछे जा रहे हैं जो आपको आएंगे, लेकिन यह न्यूमेरिकल जो है क्लास 10th का हमने जो दिया था उसमें जो क्लास करवाया गया था उसमें यह प्रश्न था, और ये प्रश्न आपको भिड़ा भी है, ठीक है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? मीटर है, धारा है, डायोप्टर है या वेबर है, ठीक है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? डायोप्टर है। तो देखिए जेटेट का यहाँ पर आपको हम लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को करवा देंगे, और आपका जो 150 अंकों का जेटेट होने जा रहा है उसमें देखिए यहाँ के लिखे हुए नोट से आपको यहाँ पर 90 से 100 प्रश्न जरूर भी रहेंगे, ठीक है। या उसी के तर्ज पर आपको जरूर रहेंगे 100%, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न राज्यों के प्रश्न पत्र को लाया गया है, उसके बाद उसके आधार पर टॉपिक बनाया गया है। और सबसे खास करके बात है कि जैक की किताब का पूरा विश्लेषण करके आपको बनाया गया है। यदि आप जैक की किताब को बना लिए हैं तो यहाँ पर जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं बना पाते हैं तो आप यहाँ से नोट्स अवश्य परचेज कर लीजिएगा। एक बार परीक्षा में जाने से पहले जरूर पढ़ के ही जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्न। हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना था? अभी देखिए आपको तो बताइए किए थे, क्या बताए थे? भाजसो यानी भाजपा के 100 में चलो तो बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां और फिर औरंगजेब हुआ, यही तो था ना। तो यहाँ पर हुमायूं के बाद किसका हुआ? तो बस इसको लिख लीजिएगा। जहाँ पर मुगल वंश का आया वहाँ लिखिए भाजपा का 100, तो बाबर, हुमायूं, अकबर। तो हुमायूं के बाद अकबर है तो अकबर यहाँ पर हो गया, ठीक है। चलिए अगला है अकबर कितने वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा? देखिए अकबर जो है सबसे कम वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा था, और उसका सैनिक भी यहाँ पर उसके साथ था, ठीक है। तो वो है आपका 13 वर्ष। अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ रह रहा था? पंजाब के कलानौर, हरियाणा के भटिंडा, गुजरात के गांधीनगर स्थान या कोई नहीं, ठीक है। तो पंजाब के कलानौर में ये रह रहा था। अकबर का संरक्षक कौन था? आमेर खां, अमीर खुसरो, अब्दुल खल्ला, रहीम या बैरम खां? अकबर का संरक्षक जो था वो कौन था? बैरम खां था। अकबर का संरक्षक बैरम खां था, ये भी प्रश्न पूछा गया है।
पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1526, 1556, 1576, 1578। तो ये आपका हो जाएगा 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ? देखिए सब युद्ध वाला ट्रिक आपको हम एक जगह देंगे, सिर्फ आपको आवश्यकता है कमेंट करने की। अकबर और हेमू, अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और सिराजुद्दौला, या कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर का सेनापति बैरम खान ने हेमू को पराजित किया। अकबर के सेनापति बैरम खान ने हेमू को पराजित किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1526, 1576, 1556 या 1525 ईस्वी में। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध में कौन पराजित हुआ था? हेमू, महाराणा प्रताप, अकबर या अलवर्दी खां? तो यहाँ पर जो हार हुआ था वो किसका हुआ था? महाराणा प्रताप का हार हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध में अकबर की ओर से कौन लड़ रहा था? अकबर जो था उसकी ओर से कौन लड़ रहा था? राजा मान सिंह, राजा प्रताप, बैरम खां या वकील खां? तो राजा मान सिंह जो था ये लड़ रहे थे अकबर की तरफ से। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन, खुर्रम, सलीम या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा सलीम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? सलीम। अगला है न्याय की जंजीर के लिए इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? न्याय की जंजीर बहुत बार प्रश्न पूछा है। अकबर था, जहांगीर था, बाबर था या औरंगजेब था? कौन था आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर न्याय की जंजीर के लिए इतिहास में कौन प्रसिद्ध था? तो वो प्रसिद्ध था आपका जहांगीर। सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आए थे? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है और आप भी देख लीजिएगा, ये आएगा। और देखिए आपको JCERT से सारा प्रश्न ये आप देख रहे हैं, चैप्टर वाइज हम आपको निकाल के दे रहे हैं। ठीक है, अकबर, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? तो ये आपको जहांगीर के दरबार में आए हुए थे। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां, शाहजहां, सायरा निशा या सायरा? क्या था? ठीक है, तो जहांगीर के पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। नूरजहां को मेहरून निशा के नाम से भी जाना जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से किस शासक का शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? ठीक है, तो वास्तुकला की दृष्टि से जो है आपको यहाँ पर शाहजहां का शासनकाल माना जाता है स्वर्ण युग। आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो आगरा का ताजमहल जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया। देखिए ये ताजमहल वाला जो ट्रिक है हम आपको दे दिए हैं बहुत अंदर से, जिसके बाद आपको अगर आपको किसी को देखिए सामाजिक ज्ञान बहुत भारी लगता है, लेकिन आप इस तरह से ट्रिकी यदि उसको कंसेप्ट क्लियर करते चलिएगा ना, तो आपको देखिए वो बहुत ही अच्छा लगने लगेगा और आपका स्कोर जरूर बढ़ जाएगा। तो आप सभी यहाँ से जरूर स्कोर को बढ़ाने का काम कीजिएगा और नोट्स PDF ले लीजिएगा। कोई JCERT का पूरा 100% आपको हम बना करके यहाँ पर दे रहे हैं। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? किसने करवाया दिल्ली के लाल किले का निर्माण? ये भी 1001 बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपका है शाहजहां। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या नूरजहां? तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो आपको यहाँ पर करवाए हैं शाहजहां। मुगल शासकों का अंतिम प्राक्रमिक शासक कौन था? मुगल शासक हुआ उसका अंतिम प्राक्रमिक शासक कौन था? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या बाबर? तो मुगल शासक का अंतिम प्राक्रमिक शासक जो था वो आपका औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? बहुत ही VVI प्रश्न JSSC में 3 बार पूछ दिया गया है। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या बाबर? तो जिंदा पीर के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है? तो आपको औरंगजेब को जाना जाता है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद, खुर्रम, सलीम या बदरुद्दीन? क्या था आपका शेर शाह के बचपन का नाम? ठीक है, तो शेर शाह के बचपन का नाम क्या था आपका? फरीद था। शेर खां के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या औरंगजेब को? तो शेर या किसी को नहीं। तो शेर शाह को ही देखिए शेर खां के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने उसे एक शेर के आक्रमण की रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी गई थी। तो शेर शाह को ही क्या कहा जाता है? शेर खां के नाम से जाना जाता है। इसमें चारों में कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर कोई भी नहीं है। इसका आंसर होगा कोई नहीं है। शेर खां का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ? शेर खां का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ? अकबर का, बाबर से, हुमायूं से या कोई नहीं? तो इसका किसके साथ हुआ था? तो हुमायूं का जो लड़ाई होता था वो शेरशाह या शेर खां के साथ होता था। चुनार के किले पर कब्जे को लेकर उसका हुमायूं के साथ पहला संघर्ष हुआ था। शेरशाह का पहला संघर्ष चुनार के किलों पर कब्जे को लेकर के हुमायूं के साथ हुआ था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, जयपुर, सासाराम या कोई नहीं? तो शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है।
ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? 1001 बार आने वाला प्रश्न है। ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह, बाबर, औरंगजेब या कोई नहीं? तो ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? तो ये आपको शेरशाह ने करवाया। देखिए, हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि जो हैंड रिटन नोट्स है ना, उसे जेटेड में आपको हम 101% जो है रिजल्ट यहाँ पर देने जा रहे हैं, ठीक है। और जरूर आपको 101% रिजल्ट मिलेगा भी, क्योंकि यहाँ पर 2013-16 सभी का विश्लेषण कर लीजिएगा और देख लीजिएगा यदि आपके पास किताब होगा तो। लेकिन होता क्या है कि आप सभी प्रैक्टिस सेट लेकर के यहाँ पर बना लेते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ उससे काम करता नहीं है। लेकिन आप JCERT का जो चैप्टर वाइज बना लीजिएगा ना, तो यहाँ पर सारा हैंड रिटन नोट्स आपका 6 to 10 तक का आपको चैप्टर वाइज बना हुआ है। आप उसको यदि पढ़ के जाते हैं ना, तो आपको किसी भी तरह से स्कोर आपको जो है यहाँ पर 20 से 25 जो है मार्क्स आगे बढ़ जाएंगे। और आप फेल करते हैं सिर्फ देखिए किसके लिए, तो आपको यहाँ पर 5 या 7 या 10 मार्क्स के लिए बहुत लोग फेल करते हैं, तो वो रिजल्ट आपका होने जा रहा है। आप सिर्फ अभी कभी यहाँ पर नोट्स लेकर के जुड़ करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिए। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। तो अभी देखिए आपको क्या था, तो पहले भारत का गवर्नर जनरल था, क्या था? भारत का गवर्नर जनरल। ये कौन थे? विलियम बेंटिक। अभी भारत के गवर्नर जनरल का पद चल रहा था। तो लास्ट में अभी भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर आपका जो है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो ये प्रथम जो आपका आ गए, तो भारत का अंतिम वायसराय, ठीक है। यहाँ पर वायसराय, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो हो गया यहाँ पर अंतिम वायसराय, तो वो आपका कौन हो गया? लॉर्ड माउंटबेटन होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो अभी आपका चल रहा था भारत का वायसराय, वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और उसका जो चल रहा था अंतिम कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद क्या हो गया? भारत का स्वतंत्र हो गया, तो ये यहाँ पर जो हो गया भारत का वायसराय, वो आपका हो गया लॉर्ड माउंटबेटन हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। भारत का क्षेत्रफल है कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 33.7 लाख वर्ग किलोमीटर, 36.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 37.4 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत इसको हम लोग रखते हैं, ठीक है। भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर में वो 3 से स्टार्ट होगा, यानी 3 से होगा तो कितना होगा? 3200 किलोमीटर होगा इसका उत्तर से दक्षिण की विस्तार, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार किस प्रकार का है? तो भारत का उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। भारत का उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ है? कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। अगला है, भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? 3200, 3000, 2900 या 3300? तो भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? यहाँ पर 2900 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पूर्व में कैसे है, ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो यह पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम में कच्छ की खाड़ी गुजरात तक स्थित है, फैला हुआ है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन, अमेरिका, भारत या ब्राज़ील? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश जो है आपका यहाँ पर भारत है, ठीक है। चीन के बाद भारत का स्थान सर्वोपरि है यहाँ पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पहली बार जनगणना कब किया गया? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पहली बार जनगणना कब किया गया? 1948, 1949, 1950 या 1951? तो ये कब किया गया? 1951 में किया गया, ठीक है। तो देखिए, पेपर 3 में जो भी आपको सामान्य अध्ययन कर दिया गया है, उसकी तैयारी के लिए तो आपको अब बहुत ही अच्छा हो गया है। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है कि यहाँ पर जो विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है, केवल उन्हीं दोनों चीज़ों को आपको एक बार देख लेना है। तो विज्ञान के लिए भी 6 to 10 तक का कंप्लीट देख लीजिएगा, और सामाजिक विज्ञान का भी 6 to 10 का कंप्लीट देख लीजिएगा, और चैप्टर वाइज देख लीजिएगा। यहाँ से बाहर तो आपका जाएगा ही नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। तो आप सभी जो है यहाँ पर चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स को एक बार लेकर के देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में भिड़ेगा ही भिड़ेगा। और इसके पहले भी अभी सहायक आचार्य के साथ साथ आकलन में भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स से भिड़े हुए थे। तो आप अभी भी जेटेट के लिए लेकर के जुड़ जाइएगा, नहीं तो क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, उससे अच्छा और कुछ भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं विज्ञान के यहाँ पर सामान्य अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं वे शाकाहारी हर्बिवोरस कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए यही प्रश्न आपको पूछ भी गया था, इसका ऑब्जेक्टिव भी नीचे बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के रूप में केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को खाते हैं क्या कहलाते हैं, ठीक है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या कोई नहीं?
तो जो जीव अपने भोजन के रूप में केवल पौधे और उसके उत्पाद को खाते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, हर्बेरियस कहते हैं। ठीक है, ये आपको जेएसएससी में पूछा गया प्रश्न है आपको। अगला प्रश्न, अगला है यहाँ पर देखिए नोट्स, ऐसे जंतु जो केवल भोजन के रूप में दूसरे जंतुओं के मांस के खाते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। अब नेक्स्ट नीचे देखिएगा, तो आपका वैसे जंतु जो मांस का भक्षण करते हैं, वैसे जंतु जो मांस का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या कोई नहीं। तो जो मांस का भक्षण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं, कार्निवोरस कहलाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको, ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में मांस और घास दोनों ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक बार क्या है, आपको विस्तृत दिया गया है, उसके बाद उसका जस्ट नीचे ऑब्जेक्टिव। तो पूरे चीज पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव का जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, तो जो जंतु मांस और घास दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो जंतु मांस और घास दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या कोई नहीं। तो जो सब तरह के चीज, जो सर्व चीज यानी सभी चीजें खाते हैं उन्हें सर्वाहारी हम लोग कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर आपको है, देखिए यही तो आपको जेसीईआरटी में है कि बहुत ही अच्छा चीज़ आपको प्रश्न यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है, और हम भी उसमें 4 चांद लगाने से कम काम आप लोगों के लिए नहीं किए हैं। उसको सब देखिए ऑब्जेक्टिव को आपको सजा के हम यहाँ पर बना दिए हैं, जो कि आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, आपको रटना नहीं रहे। जब इस बेसिक चीज़ को आप देखिएगा ना, तो आपको 100% जो है किसी भी चीज़ का इस पार्ट से प्रश्न पूछेगा, आप बता ही दीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सारे नोट्स और PDF यहाँ से परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, सब का यहाँ पर नोट्स इसी तरह से बना हुआ है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भोजन के मुख्य पोषक तत्व का नाम याद कर लीजिएगा। तो उसके लिए क्या है, तो एक कहानी में कहते हैं, क्या कहते हैं, तो देखिए का प्रोफेसर खबीब जरू, याद रखिएगा, प्रोफेसर का नाम क्या है? खबीब जरू। तो आते हैं तो ऐसे बोलते हैं, का प्रोफेसर खबीब जरू ना, क्या बोलते हैं? खबीब जरू। इससे क्या याद हो जाएगा? तो भोजन का पोषक तत्व याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रो का मतलब हो गया प्रोटीन, खबीब में देखिए ख है, ख से मतलब खनिज लवण, बी से देखिए है विटामिन, और व से देखिए वसा, और जरू में है जल और रुचांश। ये चीज़ है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा भोजन के मुख्य पोषक तत्व यहाँ पर हमने लिख भी दिया है अलग से। देखिए कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है। भोजन का मुख्य पोषक तत्व यही है। कै गो? 1 2 3 4 5, ये 5 मुख्य पोषक तत्व हैं भोजन का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। और इसके अतिरिक्त अन्य 2 पोषक तत्व हैं जो यहाँ पर रुचांश और जल है, क्योंकि रुचांश भी होना जरूरी है। अगला है कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन या ऊर्जावर्धक भोजन कहा जाता है। यही तो प्रश्न पूछा गया था, यही तो प्रश्न जेएसएससी में पूछ दिया गया था, और लोगों का टाइम फीस हुआ था। तो क्या हुआ था? बोला था कि ऊर्जावर्धक भोजन के नाम से किसको जानते हैं? देखिए अभी हम यहाँ पर पढ़ा भी रहे हैं, उसके नीचे जस्ट तुरंत अभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ देंगे आपको। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी बना हुआ है और सब्जेक्टिव भी बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन या ऊर्जावर्धक भोजन कहते हैं। शरीर में ऊर्जा जो आता है वो किससे आता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से आता है, उसको हम लोग ऊर्जावर्धक भोजन कहते हैं। अगला, प्रोटीन को शरीरवर्धक भोजन। अगर शरीर को बढ़ाना है, शरीर में ऊर्जा लाना है, शरीर में ऊर्जा लाना है, तो आपको क्या करना होगा? कार्बोहाइड्रेट और वसा। और शरीर को वृद्धि देना है, शरीर को वृद्धि माने बढ़ाना है, तो प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। शरीर को बढ़ाने वाला यानी प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रोटीन को किसको कहा जाता है? शरीर वर्धक भोजन के नाम से जाना जाता है। अगला है विटामिन एवं खनिज लवण स्वस्थ रखने में सहायक, रोग से लड़ने में सहायक। विटामिन क्या करते हैं? तो वो स्वस्थ रखते हैं, रोग से लड़ने में सहायक होते हैं। देखिए रुचांश जो है ना, रफेज रुचांश, ये बहुत बार आया हुआ परीक्षा में। ठीक है, रुचांश जो है परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है। रुचांश क्या है? तो रुचांश का काम होता है बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। अब आपको पता चल रहा होगा कि रुचांश है क्या चीज़। तो देखिए अभी हाल फिलहाल या बहुत दिनों से आप देखेंगे जो शहरी माहौल चलते जा रहा है धीरे धीरे मॉडर्न की ओर, तो उसमें क्या होता है कि जितना भी हम लोग साग सब्जी जो भी चीज़ लेते हैं उसमें से क्या करते हैं? रुचांश को हम लोग हटा ही देते हैं, उसके बाद ही खाते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? तो पेट में भोजन पचने में दिक्कत करता है, इसलिए जो
साग सब्जियाँ हैं उसमें क्या होना चाहिए, रुक्षांश वाली चीज़ें होनी चाहिए। तो रुक्षांश वाली चीज़ें कैसे होनी चाहिए, जैसे रुक्षांश वाली चीज़ें में जितने भी फलों हो गए उसके छिलके ये सब हो गए, ठीक है। जैसे आलू लिए तो आलू का जो ऊपर में ये हम लोग परत कहते हैं, बोकला कहते हैं, वो रुक्षांश है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर अब संतरा की बात करें, संतरा, तो संतरा को हम लोग क्या करते हैं, उसका जूस निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसमें से क्या होता है, तो जूस निकाल लेने के बाद उसका जो परत होता है वो रफेज जो होता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से साग सब्जियां में भी बहुत सी चीज़ों में आप क्या करते हैं, तो उसका जो है छील देते हैं जिससे उसका रुक्षांश निकल जाता है। चलिए अगला देखिएगा, विटामिन की कमी से होने वाले रोग का नाम याद रख लीजिएगा। यहाँ से तो एक प्रश्न कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। आपको एक प्रश्न यहाँ से आएगा तो आएगा। जेएसएससी के हर परीक्षा में विटामिन की कमी से एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो विटामिन जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, देखिए वो कौन है, तो वो आपका है विटामिन, शुरू से याद रखिएगा। ए होता है, बी सी डी ई और के, इतने ही से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ए बी सी डी ई और के से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको याद कर लेंगे, ठीक है। इसको याद कर लेंगे कि इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है। जैसे पूछता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ई की कमी से और के की कमी से, इतना ही से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको देखिए, विटामिन की कमी से होने वाले रोग को याद करने के लिए एक कहानी याद कर लीजिएगा, एक छोटा सा टॉपिक याद कर लीजिएगा। क्या हुआ, रात, याद रखिएगा, रात बार बार साली रोई पर खून न रुका। रात बार बार साली रोई पर खून न रुका, ठीक है। रात में क्या होता है, तो साली का यहाँ पर जो होता है हाथ कट जाता है, और क्या होता है, बार बार रोती है लेकिन उसका खून नहीं रखता है। तो इसी को बस याद रख लीजिएगा। और साली वाला पर तो ऐसे भी लोगों को याद हो जाता है, नहीं होता है, और साली के बात पर याद होता ही है, तो आप लोग भी याद कर लीजिए। और इससे क्या होगा, तो इससे एक प्रश्न यानी 2 नंबर या 3 नंबर आपको पक्का निश्चित हो रहा है। रात बार बार साली रोई पर खून ना रुका, तो देखिए हम यहाँ पर लिखे रात, तो रात पहला चीज़ हो गया, तो इसके लिए याद रखिएगा ए। बार बार दूसरा चीज़ हुआ, इसके लिए याद रखिएगा बी। साली तीसरा बार हुआ, इसके लिए याद रखिएगा सी। रोई चौथा बार हुआ, इसके लिए याद रखिएगा डी। पर पांचवा बार हुआ तो इसको याद रखिएगा ई। और खून ना रुका छठा बार हुआ, इसको याद रखिएगा के। इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर रात का मतलब है रतौंधी, रात का मतलब क्या है, रतौंधी। बार का मतलब क्या है, बेरी बेरी। साली में स का मतलब क्या है, स्कर्वी। रोई में र का मतलब क्या है, रिकेटस। ई में पर का मतलब क्या है, प्रजनन क्षमता। और खून न रुकना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पूछता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से, तो शुरू से याद रखिएगा, रात ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ पर, रात, ठीक है। और क्या लिखेगा, बेरी बेरी, एक साथ है, रात बेरी बेरी। फिर क्या है, साली। फिर क्या है, रोई। फिर क्या है, फर। फिर क्या है, खून ना रुका। तो ये यहाँ से मिला लीजिए, ये ए नंबर पर है, ये बी नंबर पर है, ये सी नंबर पर है, ये डी नंबर पर है, और ये ई नंबर पर है, और लास्ट लग के नंबर। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, विटामिन ई जो है प्रजनन क्षमता ना, प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, प्रजनन क्षमता जो है लोग सही से नहीं कर पाते हैं। और लास्ट में के, खून नहीं रोका, यानी विटामिन के की जिसकी कमी रहती है उसको खून नहीं रुकता है। तो ये बहुत बार प्रश्न आया है, 1001 बार के किस विटामिन की कमी से रक्त का खून नहीं रुकता है, तो विटामिन के ही ऐसा है जिसकी कमी से रक्त का खून नहीं रुकता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, संतुलित भोजन। यदि भोजन में सभी पोषक तत्व तो आवश्यक मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो वैसे भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। लेकिन आजकल संतुलित भोजन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि होता क्या है कि किसी किसी को कोई पोषक तत्व तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, तो कोई पोषक तत्व तो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। क्यों, क्योंकि लोगों का पसंद ही ऐसा बनते जा रहा है, लोगों का पसंद ही ऐसा बनते जा रहा है। कोई ज़्यादा टमाटर खाना पसंद कर रहे हैं, तो कोई ज़्यादा केला खाना पसंद कर रहे हैं, तो कोई ज़्यादा अनार खाना पसंद कर रहे हैं, तो कोई आलू का सब्जी पसंद कर रहा है, तो कोई बैगन। वो क्या है कि सभी चीज़ भरपूर मात्रा में, एक सामान्य मात्रा में नहीं मिल पाता है शरीर को, ठीक है। इसलिए सभी चीज़ें का आनंद हम लोगों को लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो बहुत आदी होते हैं और उससे किसी बात दूसरा खाते नहीं है, तो इससे शरीर में क्या होता है, तो शरीर जो है अनबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, ठीक है। देखिए आयोडीन यहाँ पर याद रखिएगा, ये सभी आए हुए प्रश्न है। आयोडीन किस में पाया जाता है, मछली में, आयोडाइड फल में, और समुद्री उत्पाद, ये सभी में क्या पाया जाता है, आयोडीन।
हरी पत्तेदार सब्जियां पालक में सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछता है कि किस में सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है। लौह का स्रोत सबसे ज़्यादा किस में होता है? हरी पत्तेदार सब्जियां यानी पालक में पाया जाता है। दूध अंडा में कैल्शियम पाया जाता है। सबसे अधिक कैल्शियम किस में पाया जाता है? प्रश्न पूछे गए हैं दूध अंडा में। अभी नीचे हम ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, ध्यान से इसको सुनिएगा, उस समय आपको जवाब भी देना पड़ेगा, ठीक है। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व तो नहीं मिलता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? कुपोषण। विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है, जिससे क्या होता है? रतौंधी। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गले की ग्रंथि फूल जाती है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गले की ग्रंथि फूल जाती है, जिसको घेघा रोग कहते हैं। 1001 बार पूछा गया प्रश्न। अभी जस्ट इसके नीचे हम ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं इसको पढ़ाने के बाद। लौह तत्व की कमी से शरीर में खून की कमी हो जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है, जिसके कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। चलिए अब इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग कर लेते हैं ना। अगला प्रश्न आया हुआ है, सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है। सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है पपीता में, गाजर में, मूली में या पालक में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लौह स्रोत हरे पत्तेदार सब्जियां में पाया जाता है, और उसमें भी किस में सबसे ज़्यादा होता है? तो पालक में होता है। और जेएसएससी का पूछा गया प्रश्न भी है आपका, ठीक है। कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है पपीता, गाजर, पालक, अंडा और दूध। कैल्शियम सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो कैल्शियम जो है सबसे अधिक किसमें? अभी आप ऊपर देखे भी थे, अंडा और दूध में पाया जाता है कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में। विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है, इस रोग को क्या कहते हैं? इस रोग को क्या कहते हैं? मिनी माता, रतौंधी, ग्वाइंटर या घेघा। तो रात में कम दिखाई देता है, तो रात में है क्या चीज़? यहाँ देखिए र है और र से होगा रतौंधी। क्या होगा? रतौंधी। तो रात में रतौंधी होता है। बहुत लोग कहता है कि रतौंधियाइल बड़ा का तू हो। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन या रुक्षांश, ठीक है। 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही एमबीबीआई है घेघा रोग, ठीक है। तो घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है। इनमें से किनमें पोषक तत्व नहीं पाया जाता है? विटामिन, रुक्षांश, प्रोटीन या वसा। किसमें पोषक तत्व नहीं पाया जाता है? तो देखिए रुक्षांश विटामिन में होता है, प्रोटीन में होता है, वसा में होता है, लेकिन रुक्षांश ऐसा चीज़ जो होता है उसमें कुछ भी पोषक तत्व नहीं होता है, कुछ भी विटामिन नहीं होता, लेकिन ये करता क्या है? तो ये जो भोजन है उसको पचाने में सहायता करता है, ठीक है, और मल को जो है साफ करने में सहायता करता है। रुक्षांश युक्त भोजन हमको करना चाहिए। आटा जो है वो चोकर युक्त होना चाहिए, यह रुक्षांश हो गया। सब्जी जो है छिलका सहित हो तो वो रुक्षांश हो गया। फल जो होगा छिलका सहित खाए तो वो रुक्षांश हो गया। तो ये सभी रुक्षांश वाली चीज़ों को हम लोग यहाँ पर, उसमें पोषक तत्व तो नहीं होता है, लेकिन वो क्या करते हैं? न तो ताकत देते हैं, न तो वो विटामिन देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? तो सर भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आयोडीन, ब्रोमीन, कैल्शियम या पारा। देखिए हड्डी एवं दांत को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यह भी प्रश्न जेएसएससी का पूछा गया प्रश्न है आपका। अगला है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? जब हमारे शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? रक्तप्लाता, एनीमिया, घेघा या रतौंधी। तो हम लोगों को कौन सा रोग होता है? तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, रक्त का थक्का न बनना, रिकेटस। विटामिन की कमी वाला देखिए बहुत अच्छा ट्रिक साली पर बता दिए हैं, उसको याद रखिएगा। क्या बताए थे? रात। फिर दूसरा बार आएगा बेरी मैंने बार। तीसरा बार साली, चौथा बार रोई, अगला बार पर, अगला बार खुन्ना रोका। तो यहाँ पर ये हो गया ए, विटामिन ए रतौंधी। अगला बार होगा विटामिन बी, बेरी। अगला बार होगा विटामिन सी, स्कर्वी। और अगला बार होगा विटामिन डी, रिकेटस। अगला बार होगा प्रजनन क्षमता और खून नहीं रुकना, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको देख लीजिएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ से तो एक प्रश्न कमी वाला छपेगा ही छपेगा। रतौंधी कौन सा रोग होता है आपको बताना है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेटस। तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या सूखा रोग, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सी, यहाँ पर देखिए सी, और उसे रोग का नाम होने वाला स्टार्ट भी सी से होगा, तो स्कर्वी। किससे होगा? सी में स से स्कर्वी से हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेटस। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस या सूखा रोग होता है।
किस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है? किस विटामिन की कमी शरीर में हो जाए तो आप जो है यहाँ पर प्रजनन क्षमता कम कर पाते हैं? वो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो बहुत लोग देखिए विटामिन ई का गोलियां भी लेते हैं, तो विटामिन ई हो गया। इससे भरपूर मात्रा में आप प्रजनन खाने के बाद कर सकते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। देखिए 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, वो है विटामिन के। याद रखिएगा, अगर विटामिन के की कैसे हो कमी है तो अगर उसका कहीं ब्लड उलट कटता है तो पानी की तरह बहने लगता है, पानी की तरह। अब पानी की तरह। और होता क्या है कि आदमी को जब भी कहीं चोट लगे तो उसका रक्त जो होता है तुरंत निकलने बाद यहाँ पर क्या होता है, जम जाता है। जम जाता है तो रक्त का स्राव अब आगे नहीं होता। लेकिन जिसका पतला होता है तो यहाँ जम ही नहीं पाता, पूरा ब्लडिंग उसका हो जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसको जल्दी हाथ उत नहीं कटना चाहिए, बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो वो विटामिन के हो गया। अब बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, ऊर्जा देने वाला भोजन किस तत्व को कहा जाता है? जो शरीर को ऊर्जा देता है। देखिए 2 तरह के शरीर को भोजन मिलते हैं, एक ऊर्जा देने वाला भोजन होता है और एक शरीर को बढ़ाने वाला भोजन होता है, ठीक है। शरीर को बढ़ाने वाला शरीर वर्धक भोजन। तो ऊर्जा जो शरीर को देता है वो कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा देता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा, यानी इसका राइट आंसर डी होगा, ए और सी दोनों। शरीर वर्धक भोजन किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या रुचांश, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट तो एक कार्बोहाइड्रेट एक क्या है? ऊर्जावर्धक भोजन है, ऊर्जावर्धक भोजन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन भी क्या है? तो ये शरीर वर्धक भोजन है, शरीर को विकास करते हैं। प्रोटीन शरीर का विकास, शरीर में वृद्धि। वसा क्या है? तो ये आपको जो है यहाँ पर शरीर वर्धक भोजन, और रुचांश कुछ भी नहीं करता है ना। अगला देखिए, शरीर दुबला पतला हो जाता है और पेट फूल जाता है, किस रोग की पहचान है? प्रश्न जेएसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, झारखंड में प्रश्न आया हुआ है। शरीर दुबला पतला हो जाता है और पेट फूल जाता है, यह किस रोग की पहचान है? सूखा रोग, पैरिया रोग, घेघा रोग या मोटापा, ठीक है। तो यह जो है आपको सूखा रोग का पहचान है। दांत कमजोर होना, खून का बहना किस रोग में होता है? सूखा रोग में, पैरिया रोग में, घेघा रोग में या मोटापा में, ठीक है। तो देखिए दांत कमजोर होना और खून का बहना ये जो है पैरिया का लक्षण है। तो आप अभी तक यहाँ पर देखें, आपको है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा होगा। ये सभी चीज़ें जो है सभी कहाँ से निकल के आ रहे हैं? सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। और आप जब प्रैक्टिस सेट लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं मिलता है इस तरह का ढंग से सजाया हुआ। तो आप नोट्स लेके पढ़िएगा ना, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट चीज़ को ही तो केवल इसमें हम बनाए हैं। और इसको देखने में कितना समय लगेगा? अगर आप अच्छा तरह से तैयारी कर रहे होंगे तो ये आपका जो है आधे घंटे में भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सारा जेसीईआरटी को हम दे रहे हैं, आप कंप्लीट रूप से देख लीजिए। केवल यह जो है सहायक चार्ज में काम न करेगा, आप सीजीएल भी दे रहे होंगे तो उसमें भी काम करेगा, आप जेटेट भी दे रहे होंगे तो उसमें भी काम करेगा, आकलन परीक्षा दीजिएगा उसमें भी काम करेगा। तो सभी में यह काम करेगा, झारखंड पुलिस में भी काम करेगा। तो सब के लिए यह नोट्स है, जो भी चाहे आप यहाँ से लेकर के पढ़ लीजिएगा। गले की ग्रंथि किस रोग में फूल जाती है? सूखा रोग, पैरिया रोग, मोटापा या घेघा रोग। आप देखते होंगे किसी किसी का गला जो है फूल जाता है, तो उस ग्रंथि वो किसके कारण होता है? तो घेघा रोग के कारण होता है। शरीर का फूल जाना किस रोग की पहचान है? सूखा रोग, पैरिया रोग, मोटापा या घेघा रोग, ठीक है। तो शरीर, पूरा शरीर यदि फूल जा रहा है तो वो जो पहचान है आपका किस रोग का हो जाएगा? तो वो पहचान आपका हो जाएगा मोटापा का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा? मोटापा देखिए का। 1 से 5 शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है बहुत ही आसान है, और केवल आपको जो है यहाँ पर गणित हो, चाहे सामान्य अध्ययन हो और हिंदी हो, सबको जेसीईआरटी का कंप्लीट नोट्स पढ़ना है। बाहर का कुछ भी मत पढ़िएगा, बाजारों किताब तो देखिएगा भी मत, भूल के भी आपको बता रहे हैं। केवल समय पास मत कीजिएगा, बल्कि आपका समय है तो आप अभी यहाँ पर अगर आपको मिला है तो आप मोबाइल नंबर देख रहे हैं, यहाँ से सारा नोट्स और पीडीएफ ले लीजिए और उसकी तैयारी कीजिए। वहाँ से आपको हम बताते हैं, कम पढ़ना पड़ेगा आपको, कम मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा वहाँ से आपको प्रश्न भिड़ना है, एकदम गारंटी मान लीजिएगा। तो आप अभी लेकर के जुड़ जाइएगा और तैयारी में लग जाइएगा। बाकी क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले 100 के लिए यहाँ पर 500 रुपये है, बाकी फिर 1000 रुपये एडमिशन हो जाएंगे। तो आप अभी जुड़ लीजिएगा, नहीं तो नोट्स आप 499 रुपये में लेकर के पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। स्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? गाय, भेड़, बकरी या ऊँट। मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? तो मरुस्थल को में कौन सा रहता है? ऊँट। यानी ऊँट को मरुस्थल का क्या कहा जाता है? जहाज। प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? देखिए प्रश्न आ ही गया, मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? 1001 बार प्रश्न पूछ दिया गया है। हल्का में यह प्रश्न कहीं कहीं मिल जाता है। ऊँट, घोड़ा, हाथी या बकरी। तो मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता
है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ऊँट की विशेषता। आप देख लीजिएगा, ऊँट का विशेषता है, कभी कभी पूछता है, तो जो जेटेट की तैयारी करते हैं उनके लिए यह विशेष करके ज़्यादा आता है, तो आप उसके लिए भी नोट्स ये बने हुए हैं, ये सभी आप लोग देख लीजिएगा। ऊँट की विशेषता है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर मैराथन क्लास में है, इसलिए आपको हम जल्दी जल्दी ले चलते हैं आगे। कैक्टस, खजूर तथा नागफनी के पौधे अधिकांशतः कैसे क्षेत्र में उगाए जाते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, जलीय क्षेत्र में या कोई नहीं। ठीक है, तो कैक्टस, खजूर और नागफनी यानी कांटेदार पौधे जो है कहाँ उगते हैं? तो ये ज़्यादा करके आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में उगते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कौन है? टॉर्च, मोमबत्ती, ग्रह या सूर्य। टॉर्च क्या है? यह प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है। मोमबत्ती क्या है? तो प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है, और ग्रह में कोई प्रकाश नहीं है। और सूर्य जो है प्रकाश का ये प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, सूर्य क्या है? प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। आपसे पूछा कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन है, तो क्या आपको लिखना होगा इसमें? राइट आंसर सूर्य लिखना होगा। ठीक है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें क्या कहते हैं? यानी जो ऐसी वस्तु जिसको प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं उत्सर्जित करते उसको क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं या कोई नहीं। ठीक है, तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें कौन से वस्तुएं कहते हैं? तो उन्हें दीप्त वस्तु के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी या कोई नहीं। ठीक है, तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी या कोई नहीं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वैसी वस्तु को हम लोग अदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, अगला, प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? पूछा हुआ प्रश्न है। वर्तुल रेखा, सीधी रेखा, वक्र रेखा या कोई नहीं। ठीक है, तो प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर सकता है उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी या कोई नहीं। ठीक है, तो पारदर्शी वस्तुएं वैसी वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर सकता है। अपारदर्शी वस्तुओं में यहाँ पर जो है प्रकाश आसानी से आर पार नहीं कर पाता है। अपारभासी वस्तुओं में थोड़ा थोड़ा धूमिल होता है, कुछ पार करता भी है, कुछ पार नहीं भी करता है, इसलिए पारदर्शी वस्तु में चला जाएगा। ठीक है, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी या कुछ नहीं। ठीक है, तभी हमने आपको बता दिया वैसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश आर पार नहीं होता है वे कैसे होते हैं? तो अपारदर्शी वस्तु उसको हम लोग कहते हैं। वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश पार होती है लेकिन स्पष्ट नहीं, मतलब धूमिल होता है ना, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी या कोई नहीं। तो कौन सी वस्तु है? पारभासी वस्तुएं होती है। जब प्रकाश की किरण अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है तो किसका निर्माण होता है? छाया का, किरण का, रेखा का या कोई नहीं। तो किसका निर्माण होता है? इसमें से किसी का नहीं। जब प्रकाश की किरण सीधे चलती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का छाया या प्रतिबिंब। देखिए याद रखिएगा, ये हम नीचे यहाँ पर जो है एक सतह लिए हुए हैं। प्रकाश की किरण यहाँ पर आई, ठीक है, कोई माध्यम है, प्रकाश की किरण आई, ये मान लीजिए कि ये हवा का माध्यम है, ये पानी का माध्यम। प्रकाश की किरण हवा के माध्यम से आई और इसी माध्यम में देखिए वापस लौट गए, इसी माध्यम में वापस लौट गए। तो जिस माध्यम से आए कोई पदार्थ उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन जब एक माध्यम से आए और दूसरे माध्यम में निकल जाए, दूसरे माध्यम जैसे हवा से आए और पानी में भी निकल जा सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक माध्यम से आए और उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो ये परावर्तन है। एक माध्यम से और दूसरे माध्यम में अंदर चला जाए तो ये अपवर्तन है। ठीक है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। प्रकाश ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, मैंने ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो सदियों से नहीं चले आ रहे हैं, जो नया अब वैकल्पिक के रूप में ढूंढा गया है, वो कौन कौन है वैकल्पिक स्रोत की जिससे पहले परंपरागत स्रोत से हटा जाए। तो परंपरागत तो सदियों से क्या चला रहा है? कोयला, पेट्रोलियम, कोल गैस, ये तो देख लिए। लेकिन गैर परंपरागत जो अभी अब लेटेस्ट आ रहे हैं जिसका स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सभी। तो ये सभी, सौर ऊर्जा भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, पहले से नहीं आ रहा था, अब निर्माण रहा। पवन ऊर्जा का भी अब निर्माण इन्वेंशन किया गया। ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत स्रोत में आते हैं। ठीक है, चलिए, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है सौर कुकर, सौर तापक, सोलर कुकर, यह सभी में सौर ऊर्जा का प्रयोग इन सभी में किया जाता है। अब फिजिक्स के अंतर्गत भी इसको क्लास 10th का देखिएगा।
विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक केंद्र है चीन, अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक केंद्र जो है वो आपका यहाँ पर चीन है। भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान या कोई नहीं। तो भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन जो है आपको तमिलनाडु में होता है। परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई धातु है यूरेनियम, थोरियम, ए और बी दोनों कोई नहीं। तो परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई दोनों धातुएं जो है यूरेनियम और थोरियम जो है परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई है। भारत में यूरेनियम का भंडार किस राज्य में पाया जाता है? भारत में यूरेनियम का भंडार जो है झारखंड के किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान, झारखंड, ए और बी दोनों कोई नहीं। तो भारत के राजस्थान और झारखंड दोनों में जो है यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। यूरेनियम का भंडार झारखंड में कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम का भंडार झारखंड में कहाँ पाया जाता है आपको बताना। ठीक है, जादूगोड़ा, कर्णपुर, आम्रपाली या कोई नहीं। तो यूरेनियम का भंडार जो है झारखंड में कहाँ पाया जाता है? आपको जादूगोड़ा में पाया जाता है। जादूगोड़ा का नाम एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, समझे। ये जादूगोड़ा अब तक के एग्जाम में 10 बार पूछ दिया गया है आपका झारखंड के एग्जाम में, चाहे आप कौन एग्जाम में जा रहे हैं, कि जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यूरेनियम का भंडार झारखंड में कहाँ है, ये भी प्रश्न पूछा गया। तो जादूगोड़ा जैसे ही मिले तो गोड़ा को एकदम याद रख लीजिएगा, ये यूरेनियम के लिए है और ये जादूगोड़ा में मिलता है। यानी यूरेनियम किस जिला में कहाँ प्राप्त होता है? तो जादूगोड़ा में। ठीक है, जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित जादूगोड़ा में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम पूर्वी सिंहभूम जिला में पाया जाता है। झारखंड में जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए यह प्रश्न फिर आ गया, यह प्रश्न तो पूछवे करता है। झारखंड में जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, थोरियम, क्रायोलाइट या कोई नहीं। इसका राइट आंसर यूरेनियम है। और देखिए जेसीईआरटी में ही आपको मिला ना, चैप्टर भी देख लीजिएगा, आपको दिक्कत हो तो आप क्लास जाइएगा, 8 क्लास लीजिएगा, इससे चैप्टर खोलिएगा, देखिए मिलेगा। तो बहुत कन्फ्यूजन आपको जो है जेसीईआरटी में दूर हो जाएगा और कम प्रश्न पढ़ के ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न आपको भिड़ रहा है। थोरियम सबसे अधिक भारत के किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक, केरल, झारखंड या मध्य प्रदेश सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा केरल। थोरियम किस प्रकार के बालू में पाया जाता है? क्रायोनाइट बालू, थ्रायोनाइट बालू, मोनोजाइट बालू। जिसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोजाइट बालू में जो है थोरियम पाया जाता है। कल्पकम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या राजस्थान। तक कल्पकम तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या कोई नहीं। तारापुर बहुत बार पूछा गया है और आपको देखिए हम यहाँ पर अलग से भी नोट्स देंगे। ये तो किताब का है इसलिए इसमें हम किसी चीज़ को शामिल नहीं किए हैं। परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में कौन स्थित है उसका भी ट्रिक आपको हम दे देंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला रावत भट्ट परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या सभी। ठीक है, तो रावत भट्ट परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो रावत भट्ट जो है आपका राजस्थान में है। रावत भट्ट कहाँ है? राजस्थान। रावत भट्ट और रा से राजस्थान, यानी रावत भट्ट जो है आपका राजस्थान में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र रिएक्टर जो है किस राज्य में स्थापित किया गया? तो वो आपका जो है यहाँ पर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र रिएक्टर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। ठीक है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है भारत का। 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है, 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आपको बताना है। चलिए देखिए क्या करेंगे, ये प्रश्न आपका जेएसएससी में पूछा गया है। तो 5 हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में देखिए 5 है ना। तो 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, तो 5 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताए थे? 1 होता है। तो 5 × 1 करेंगे तो इसका रिजल्ट 5 आएगा, यानी इसका आंसर 5 होगा। ठीक है, 5 किस में है? ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो नोट्स परचेज करते हैं उनको हम यहाँ पर बनाया हुआ नोट्स देते हैं, इसका यहाँ पर बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 5 होगा, 7 होगा, 10 होगा या कोई नहीं होगा? इसका सोल्यूशन हम करके देखेंगे। तो देखिए दोनों में 10 है इसलिए 10 कॉमन होगा, 10 हमारे पास बच जाएगा क्या चीज़? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यही बचेगा ना। अब देखिएगा 10 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। तो 10 × 1 का मान कितना हो गया? 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर
15 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 15 कोट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। 15 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 15 कोट स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिएगा, इसको यहाँ पर बताइएगा 15 आंसर होगा, 20 आंसर होगा, 21 होगा या कोई नहीं। जेएसएससी का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसको कवर अप करते हैं। तो दोनों में 15 है, 15 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। बचेगा मेरा अंदर में क्या, कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। आपको सूत्र दिया गया था, 15 हो गया और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो 15 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 15, और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे बना हुआ है, आप सभी देख लीजिएगा। देखिए एक प्रश्न इस तरह का भी आता है, कभी कभी देख लीजिएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये प्रश्न भी आया हुआ था, साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपको इसके पहले जो एक्सरसाइज 8.3 है उसमें क्लियर किए हुए हैं कि देखिए यहाँ पर मान जो होता है किसका होता है, 0 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। बीच में किसी का मान नहीं आता है, इसलिए वैसे प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के देख लेते हैं कि दोनों का योग 90 हो रहा है कि नहीं। तो आप देखिए 70 डिग्री और 20 डिग्री कितना हो गया, 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर हो गया 90 डिग्री। तो ये पूरक कोण वाला फॉर्मूला को लगाइएगा, ठीक है। पूरक कोण वाला फॉर्मूला को हम लगाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो दो गो है उसमें से एक किसी को हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो अगर पहला को हम रहते हैं साइन स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस, तो इसको हम चेंज करेंगे साइन स्क्वायर 20 डिग्री को। दोनों में से एक को चेंज करना ही है, जो दोनों पर 90 जोड़ने पर होगा उसमें से किसी एक को। तो इसको छोड़ दिए तो इसको चेंज करेंगे। तब आपको ध्यान देना है कि साइन 90 में से कितना घटाएं कि यहाँ 20 आ जाए। तो इसके लिए हम आपको बताया कि 20 लाना है। तो यहाँ पर देखिए जो लाना है वो 90 में से कितना घटा के 20 आ जाए, तो ये बगल वाले का जस्ट उसके दूसरे वाले को आपको ले लेना है। तो 90 माइनस क्या हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस 70 डिग्री तो हो गया कितना, देखिए साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है कोस थीटा। क्या होता है कोस थीटा, यानी कोस स्क्वायर 7 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 किस में आपका ए में है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, आप सभी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कोस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 55 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है। 35 और 55 का मान होता नहीं है, तो आप जोड़ लीजिए। 35 और 55 मिला के कितना हो रहा है 90 हो रहा है ना। तो 90 हो रहा है मतलब ये क्या है, इसमें से एक चेंज करने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो अब चेंज करने वाला प्रश्न है तो एक को छोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कोस स्क्वायर 35 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर रहने देंगे। अब 90 में से कितना घटाएं कि 55 आ जाए, ठीक है। तो जैसे ये दिमाग में आता है कितना घटाएं कि 55 आ जाए, तो ये बगल वाला घटा देना है, ठीक है। यानी दूसरे का अगर घटाने काम कर रहा है तो उसमें से पहला वाला अंक घटाना है। तो 90 माइनस क्या आ जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर हो गया आपको कोस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा। तो साइन और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा 35 डिग्री। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में थीटा सेम है, इसका मान कितना होगा 1, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला देखिएगा कोसेक स्क्वायर 75 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 75 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला हम बताए हैं, क्या बताए हैं, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। थीटा मतलब दोनों का मान सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी 75 डिग्री है, ये भी 75 डिग्री है, पूरे फार्मूला पर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला देखिएगा कोस स्क्वायर 31 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 59 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 81 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। आप देखिए ऊपर का काम ऊपर कीजिएगा, नीचे का काम नीचे कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा बट्टा है, सिंगल सिंगल नहीं है। तो 31 और 59 कितना होगा 90 और 81 और 9 कितना होगा 90। तो जैसे 90 वाला आता है तो हम लोग क्या करते हैं एक को चेंज करते हैं। तो ऊपर पहला को यदि हम छोड़ते हैं तो कोस स्क्वायर 31 डिग्री हो जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस, तो स्क्वायर जो रवे करेगा। अब 90 में से कितना घटाएंगे कि 59 आएगा। तो जैसी बात आता है कितना घटाएंगे 59 आएगा तो बगल वाला को घटा लीजिएगा। तो 90 माइनस 31 डिग्री हो गया, ठीक है। अब नीचे वाला को भी उसी तरह से चेंज कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर 81 डिग्री है, अब प्लस यहाँ पर साइन है, तो साइन कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर रहेगा और 90 में से कितना घटाएंगे कि 9 आएगा। तो जस्ट बगल वाला को ले लीजिए 81 डिग्री आ गया ना। अब देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया आपका कोस स्क्वायर 31 डिग्री और कोस 90 में से 31 घटाएंगे तो कितना होगा साइन स्क्वायर
31 डिग्री यहाँ पर आएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 31 डिग्री बटा यहाँ पर था साइन स्क्वायर 81 डिग्री। अब हम घटा रहे थे साइन में से 90 में से 81। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, यानी कोस स्क्वायर 81 डिग्री। तो ये किस पर हो गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों सेम आ गया ना, तो इसका मान 1 होगा। और बट्टा में देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होगा, यानी 1/1 का मतलब